नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इवेंट की जिससे अमेरिका तो प्रभावित था ही, साथ साथ उससे पूरी दुनिया भी बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और कई देश ऐसे भी थे जो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे। वैसे तो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वादा करता हूँ कि आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो अगर आप अभी कोई भी कंपनी को देखें जो अभी मार्केट में टॉप रैंक पर है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके टॉप रैंक पर होने के पीछे कई सालों की मेहनत है। वैसे ही 2008 में जो क्राइसिस आई थी उसके पीछे भी कई सालों की गलतियां थी जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बनी, जिसे हम यूएस हाउसिंग रिसेशन भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आई थी और इसके पीछे का कारण क्या था। अगर मैं आपको इसका आंसर एक लाइन में बताऊं तो ये क्राइसिस उधारी को ना चुकाने की वजह से ही आई थी। अब आप में से कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा, पर कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इससे पहले आप कुछ पॉइंट को समझ ले ताकि आपको इसके पीछे का एक एक पॉइंट समझ में आ सके। पहला पॉइंट, प्राइम लेंडिंग। यहाँ प्राइम मतलब वैसे फैमिली है जो आर्थिक रूप से सक्षम है और लेंडिंग का मतलब उधार होता है। तो ऐसे फैमिली को बैंक आसानी से लोन दे देती है क्योंकि बैंकों को पता है कि ये हमें इन फ्यूचर चुका ही देंगे। दूसरा पॉइंट, सब प्राइम लेंडिंग। सब प्राइम लेंडिंग ऐसी फैमिली होती है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती है, या बोले तो एलिजिबल नहीं होती है कोई भी लॉन्ग टर्म की वैल्यूएबल अमाउंट को पे करने में, और यही मेन कारण बनी थी इस फाइनेंशियल क्राइसिस की। तीसरा पॉइंट है सीडीएस यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसका सीधा और सिंपल मतलब होता है इंश्योरेंस। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच का। जैसे मान लीजिए कि आप एक एलआईसी से पॉलिसी लेते हैं और उसका प्रीमियम आप उसके बाद भरते रहते हैं। चौथा पॉइंट है सीडीओ यानी कोलेटरल डेब्ट ऑब्लिगेशन। कोलेटरल का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगता है। जैसे आप अपने घर के पेपर हो या कोई प्लॉट के पेपर हो या कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर हो, आप बैंक को जमा करते हैं तो उसे हम कोलेटरल कहते हैं या मॉर्गेज कहते हैं। डेब्ट का मतलब कर्जा होता है और ऑब्लिगेशन का मतलब आपका दायित्व। और भी कुछ पॉइंट है जिसे हम वीडियो के साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो ये कहानी शुरू हुई थी 1999 से, जब डॉट कॉम बबल ब्रस्ट हुआ था। तब इन्वेस्टर डर रहे थे मार्केट में पैसा लगाने से। क्योंकि डॉट कॉम बबल ब्रस्ट होने से इन्वेस्टर्स का भरोसा भी शेयर मार्केट से हट रहा था, तो वो लोग सारे शेयर्स को बेचकर अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे थे। और अब उन्हें चाहिए था एक ऐसा ट्रस्टेड फील्ड जहां वो ये अमाउंट इन्वेस्ट कर सके और उनको अच्छा रिटर्न भी मिल सके। तो उस समय रियल एस्टेट का भाव बढ़ रहा था। और ये समय था 2002 से 2004 के बीच का समय, क्योंकि जो ये डॉट कॉम बबल ब्रस्ट हुआ था वो 1999 से ब्रस्ट होना शुरू हुआ था और 2001 तक ये ब्रस्ट हुआ। अब सारे इन्वेस्टर रियल एस्टेट के फील्ड में अपना पैसा लगाने लगे क्योंकि उस समय इसका भाव बढ़ रहा था और अच्छे इन्वेस्टर्स के प्रिडिक्शन भी थे कि ये आगे भी इसका मार्केट बढ़ेगा और वहाँ के जमीनों का भाव बढ़ने लगा। और तभी फेडरल रिजर्व ने भी अपने बैंकों के इंटरेस्ट बहुत कम किए हुए थे, तो ये इंटरेस्ट रेट घटकर अराउंड 1.75% हो गया था। और तभी इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके थे। उनके पास अमाउंट की कमी होने लगी तो उन्होंने बैंकों से लोन उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि बैंकों के इंटरेस्ट रेट बहुत कम जा चुके थे। और लोन के बदले वो बैंकों को अपना कोलेटरल या बोले तो मॉर्गेज पेपर जमा कर रहे थे, जो कि प्राइम लेंडर होते हैं, और उन्होंने लोन के बदले बैंकों को अपना मॉर्गेज जमा कर दिया और उन लोगों ने उस अमाउंट को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और तभी फेडरल रिजर्व ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बहुत कम किया हुआ था ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले और मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। यहाँ 1999 में एक और इंसिडेंट हुआ था जो मैं आप लोगों को बताना भूल रहा हूँ कि 1999 में एक एक्ट आया था, ग्राहम लीच बाइली एक्ट, जिसमें कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और इंश्योरेंस बैंक को मिला दिया गया था, जिसके कारण जो कमर्शियल बैंकों ने मॉर्गेज लेकर प्राइम लेंडर्स को लोन दिया था, उस मॉर्गेज को, उस कोलेटरल को इन्वेस्टमेंट बैंक यूज करना शुरू कर देता है, उसे सीडीओ में कन्वर्ट करके। सीडीओ मतलब कि कोलेटरल डेब्ट ऑब्लिगेशन। इन्वेस्टमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जहां बड़े बड़े कंपनी, इंस्टीट्यूट, कंट्री इन्वेस्ट करते हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंक उन सीडीओ को बड़े बड़े कंपनी, इंस्टीट्यूट्स और कंट्री को बेच रहा था और बड़े बड़े लोग कंपनी इसलिए खरीद रही थी क्योंकि ग्राहम लीच बाइली एक्ट के आने से कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और इंश्योरेंस बैंक साथ मिल गए थे और इन्वेस्टमेंट बैंक कमर्शियल बैंक से मॉर्गेजेस लेकर इंश्योरेंस बैंक से इंश्योर्ड कराकर बेच रहे थे। और तो और उन पर सरकारी बैंकों के मुहर भी थे जो उनको और भी ज्यादा इंश्योर्ड कर रहा था और लोगों को वो और ज्यादा इंश्योर लग रहा था। एक पॉइंट से देखें तो यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि बैंक यहाँ तक प्राइम लेंडर्स को ही लोन दे रही थी।
वो कभी ना कभी इन फ्यूचर वो लोन चुका ही देते, क्योंकि वो भरोसे के आदमी थे और बैंक के पास उनके मॉर्गेज भी थे, तो उनको वो बेचकर रिकवर भी कर लेती। पर एक समय ऐसा आया कि इन्वेस्टर्स बढ़ने लगे और प्राइम फैमिली खत्म होने लगी। तो कस्टमर्स ने यानी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट बैंक पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें और सीडीओ चाहिए था। अब इधर इन्वेस्टमेंट बैंकों ने कमर्शियल बैंकों पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि मुझे और मॉर्गेज दो, ताकि वो उसे सीडीओ बना के इन्वेस्टर्स की बढ़ती हुई मांगों को पूरा कर सके। और इधर कमर्शियल बैंकों ने अपने ब्रोकर और एग्जीक्यूटिव पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि वो उन्हें और प्राइम फैमिली दे और प्राइम लेंडर्स को ढूंढे जिनसे उन्हें मॉर्गेज मिल सके। तो यहीं से सारा मामला खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि कमर्शियल बैंकों को प्राइम फैमिली नहीं मिल रही थी और उन पर इन्वेस्टमेंट बैंकों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। तो कमर्शियल बैंकों ने सब प्राइम लेंडर्स को भी लोन देना शुरू कर दिया, जिनके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, बिना बैकग्राउंड चेक किए कि वो पे कर पाएंगे भी या नहीं, या उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कोई भी बैंकों में आता उन्हें लोन दिया जाने लगा और लोग ले भी रहे थे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था। और कमर्शियल बैंक ये सोचकर सब लेंडर्स को लोन दे रही थी कि कुछ नहीं तो मॉर्गेज ही सही, मॉर्गेज को बेचकर वो रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ से सब लेंडर्स को भी लोन मिलने लगा। अब ये कभी ना कभी तो पता चलना ही था कि सब लेंडर्स जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, कोई गारंटी नहीं थी, उन्हें भी लोन दिया गया है। और जब ये ऑडिट हुआ तो पता चला, क्योंकि सब लेंडर्स जो थे वो अमाउंट पे करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया था वो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और ये पॉइंट उनको उस समय बैंकों के द्वारा बताया नहीं गया था, और वो बाद में बढ़कर 5% तक हो गया था। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी आपने 1.75% पर लोन लिया, वो आगे बढ़कर 2%, 3% या 5% तक हो सकता है। और जब सबप्राइम लेंडर्स अमाउंट पे करने में सक्षम नहीं थे, तो कमर्शियल बैंकों ने उनका घर सीज करना शुरू कर दिया, और बैंकों के पास ऐसे बहुत सारे घर आ गए जिसे उन्होंने सीज किया हुआ था, या कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंकों के पास एक घर का बहुत बड़ा भंडार हो गया। तो एक समय था जब हाउसिंग की कीमत ऊपर जा रही थी, वो अब नीचे आने लगी थी, क्योंकि बैंकों के पास बहुत सारे घर आ चुके थे। और जो प्राइम लेंडर्स थे जिन्होंने इस उम्मीद से घर खरीदा था कि इसके प्राइस इन फ्यूचर ऊपर जाएंगे, वो एकदम से नीचे आने लगे। तो प्राइम लेंडर्स ने भी घर को छोड़ दिया या सेल कर दिया, और उन्होंने पैसा देना भी बंद कर दिया। तो इसी की वजह से खड़ी हो गई क्राइसिस। जितने लोगों ने भी लोन लिया था उन्होंने एकदम से पैसा देना छोड़ दिया था। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े देशों के पैसे लगे हुए थे, तो बड़े बड़े देश भी बैंक करप्ट हो गए थे, जिसमें से एक था आइसलैंड। और भारत पर भी खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने भी पैसा लगाया था। पर आई थिंक वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा, नहीं तो वो बैंक अभी दिखते ही नहीं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कैसे बाकी सारे देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि जब 1989 में www लॉन्च हुआ था, तो सारी कंपनियां .com के जरिए ऑनलाइन आ गई थी, जो कि मुख्य रूप से सारे देश से ग्लोबली इंटरकनेक्ट हो गई थी, जिसके कारण अगर कोई एक देश पर क्राइसिस आती है तो वो बाकी देशों पर भी इम्पैक्ट करता है। पर इसके पहले जब ये नहीं था, तब कोई देश डूबा तो बाकियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तब कोई देश या उसकी कंपनी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं थी। पर अगर अभी की बात करें तो भारत की ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो अमेरिका के शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और अमेरिका की ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो भारत के शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो इस क्राइसिस में सबसे पहले नाम आता है लेहमान ब्रदर्स का, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक था जो कि पूरी तरह से दिवालिया हो गया था। और उसके बाद नाम आता है मूडीज का, जो कि एक रेटिंग कंपनी थी जिसने सीडीएस को AAA की अच्छी रेटिंग दी थी, जिसके चलते एक बिलीफ सिस्टम इन्वेस्टर्स में बना था, और इसी के चलते वो इन सीडीएस को खरीद रहे थे। और यहाँ एक और पॉइंट आता है, जब कंपनियां डूब रही थी और जब यूएस गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि क्राइसिस आ चुकी है और सारी कंपनियां डूब रही हैं, तो सरकार ने कंपनियों के शेयर खरीदे और रातों रात उन्हें चेक देकर उन कंपनियों को खड़ा किया, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे और इकोनॉमी ना टूटे। उसके बाद नाम आता है AIG का, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने सीडीओ पर सीडीएस देकर बहुत पैसे छापे थे, पर यह भी पूरी तरह डूब गई थी, जिसे यूएस गवर्नमेंट ने फिर से खड़ा किया इन सारी कंपनियों और बैंकों के शेयर खरीद कर, ताकि इससे इकोनॉमी बची रहे। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।